स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी सेंटर में। तो हम लोगों का जो है इकोनॉमिक्स का लमसम सेशन खत्म हो चुका है और अब जो हम लोग जो है स्टार्ट किए हैं वो आपको हिस्ट्री स्टार्ट की है। और इतिहास में हम लोग जो है वो सबसे पहला टॉपिक जो लिए है वो लिए है आपको वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता है ना। तो ये आप इन लोगों का होमवर्क था और आज जो है यहाँ पे वैदिक सभ्यता पूछा जाएगा इन लोगों से प्रश्न। तो रेडी है? रेडी है आप लोग? रेडी है बाबू? रेडी हो? हे बाबू रेडी है? हाँ, देखिए चलिए। तो पहला प्रश्न आपका वैदिक सभ्यता से, पहला प्रश्न है आपका कि वैदिक सभ्यता में जो वैदिक काल हम लोग देखते हैं वो कितने भागों में रखा गया है? कौन कौन? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, है ना। तो प्रश्न यहाँ पे यह नहीं आएगा, प्रश्न आएगा कि पूर्व वैदिक काल का काल कब से कब तक था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का? ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वैदिक शब्द जो है, वैदिक शब्द है ना, वैदिक शब्द किससे बना है? उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। चलिए, अगर हम इनके निर्माता की बात करेंगे तो आर्य संस्कृत शब्द है जिसका निर्माता आर्य है। और आर्य का संस्कृत शब्द क्या होता है? श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ पे बात होता है कि आर्य लोगों का मूल निवास, क्या मूल निवास, तो किसने कहा था कि आर्य लोग जो है यहाँ पे मध्य एशिया से आए थे? मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य लोग जो है वो लोग कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। उसके बाद किसने कहा था कि आर्य लोग जो है अल्पस पर्वत की तरफ से आए हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि आर्य लोग जो है वो अल्पस पर्वत की तरफ से आए हुए। किसने कहा था कि आर्य लोग जो है आर्कटिक यानी कि उत्तर पूर्व में है ना आर्कटिक, वहां से आए हैं? बाल गंगाधर तिलक। और किसने कहा था कि नहीं ये लोग भैया तिब्बत से आए हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि ये लोग जो है कहाँ से आए हैं? तिब्बत से आए हैं। चलिए, अगर हम बात करेंगे कि इनका जानकारी या फिर स्रोत का वैदिक सभ्यता का, तो आप हमको बताइए ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? नहीं, मेरा प्रश्न आपको ये रहा है कि यह क्या साहित्य और पुरातत्व दोनों से प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर क्या आएगा? हाँ, दोनों से प्राप्त हुआ, यानी कि साहित्य से भी और पुरातत्व से। साहित्य का मतलब क्या होता है? जहाँ से लिखित साक्ष्य हम लोग को मिलता है। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? जहाँ से खुदाई करके कोई साक्ष्य प्राप्त होता है। तो दोनों चीज से यहाँ पे इस सभ्यता के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कौन से अभिलेख में 1400 ईसा पूर्व के इस अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख है? हाँ, ब्याज कोड अभिलेख से जो है कब 1400 ईसा पूर्व में जो है इसका उल्लेख हम लोगों को प्राप्त होता है, जिसके अंदर में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसको मिलाइएगा मत, अगर हम बात करेंगे कि इसके साहित्यिक स्रोत का तो जरा बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इनका इसका साक्ष्य क्या साहित्य के आधार में अगर हम बात करते हैं तो क्या ऋग्वेद में जिक्र है? हाँ है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद, उसमें इसका वैदिक सभ्यता का क्या है? जिक्र है। अच्छा, आप लोगों को जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि हम लोग समझते हैं कि हम लोगों का जो वैदिक सभ्यता है वो सबसे पुराना सभ्यता है,
लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि भैया वैदिक सभ्यता से भी पुराना सभ्यता कौन है? वह है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता में से एक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे कितने मंडल प्राप्त हैं? 10 मंडल। कितने स्कूत प्राप्त हैं? 1028। चलिए अगर हम बात करेंगे कि अंत में जो 10 मंडल है ना, उस 10 मंडल में सबसे आखिरी में जोड़ने वाला कौन कौन सा मंडल है? हाँ, पहला और 10वां मंडल जो है सबसे नया मंडल। मतलब क्या हुआ कि ये पहले लास्ट में ये जोड़ा गया है ना। अगर हम बात करेंगे, आप लोग पढ़ते हैं एक चीज, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। कितने लोग पढ़ते हैं गायत्री मंत्र? कितने लोग को याद है गायत्री मंत्र? हे भगवान, हाथ खड़ा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही लोगों को याद है। तो आप लोग अमरनाथ नहीं याद? आय दादा, आप लोग लड़की लोग गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नहीं मालूम है? नहीं तो गायत्री मंत्र क्या है? अच्छा कहाँ और अब बढ़ा दिए हैं? फिल्म लगे ना अमरनाथ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हाँ, प्रकाश तो आ गया देख के, ये याद होगा सब। अक्षय कुमार का फिल्म लग गया, लेकिन गायत्री मंत्र नहीं याद है। बहुत सेमलेस है आप लोग बाबू, आप लोग बहुत ज्यादा। चलो हटाओ। तो बताइए गायत्री मंत्र जो है किनके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा? किसके द्वारा लिखा गया? तार से दे देते अभी। चलिए, कितने मंडल में है? कितने मंडल में है? तीसरे मंडल में। वेरी गुड। अगर हम बात करेंगे आपको कि दशराज यज्ञ ना, दशराज यज्ञ बताइए कौन से मंडल में? चलिए, 9वां मंडल में किसका उल्लेख है? 10वां मंडल में किसका उल्लेख? वर्ण व्यवस्था। अच्छा आप लोग बताइए वेद कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? ऋग्वेद, तो अभी सबसे प्राचीन वेद आता है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अब एक वेद है सामवेद। सामवेद में किस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त होता है? संगीत के बारे में। हाँ, जो हम लोग म्यूजिक बजाते हैं ना, टाणा नाणंग, सब कहाँ से? सामवेद से। कहाँ से? सामवेद से। ठीक है। स्वरों का प्रथम प्रयोग जो है इसी में किया गया है, इसी में उल्लेख है। ठीक है, किसमें? सामवेद में। यजुर्वेद में किस चीज का? हाँ, युद्ध के विधियों का वर्णन है। युद्ध कैसे लड़ा जाए, कब लड़ा जाए, किस तरीका से लड़ा जाए। ठीक है। उसके बाद और क्या इसमें जिक्र है? जादू टोना, इसी को जादू टोना अथर्ववेद में आता है। नहीं है तो शायद ये गलत होगा। यहाँ पे अथर्ववेद में है ना, ये मेंशन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो जादू यजुर्वेद में जादू टोना नहीं आता है। ठीक है, अथर्ववेद में आता है क्या? जादू टोना। और इससे ब्रह्मवेद और कौन सा वेद कहते हैं? अथर्ववेद को कौन सा वेद कहते हैं? श्रेष्ठ वेद और ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद। और इसमें किसी का जिक्र है? जादू टोना का। जादू टोना का। ठीक है ना? अरे ठीक है। कहा जाता है कि जिस तरह से ऋग्वेद, मैडम ध्यान दीजिए, जिस तरह से ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है, उसी तरह से अथर्ववेद आपका जो है वो सबसे
अंत का वेद है, सबसे अंत का वेद है आपका अथर्ववेद। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि वेदांगों की संख्या कितनी है, कितनी है? 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। क्लियर है? एक बार इसको रिपीट कर ले, हाँ, पीछे से ही चलते हैं आगे। ठीक है, बताइएगा सबसे पुराना पुराण, उपनिषदों की संख्या, पुराणों की संख्या, वेदांगों की संख्या, सबसे बाद का वेद, जादू टोना किसमें है? ब्रह्म वेद किसका अगला अथर्ववेद को कहा जाता है ब्रह्म वेद। और क्या कहा जाता है? चलिए, युद्ध के नीतियों विधियों के जो वर्णन किसमें है? संगीत का वर्णन किसमें है? संगीत का जो स्वरों का वर्णन किसमें है? चलिए, 10वां मंडल में किसका उल्लेख है? 9वां मंडल में किसका उल्लेख है? चलिए, 7वां मंडल दशराग युद्ध। और अगर नदी का बात करते हैं तो रावी नदी। कौन नदी? रावी। उसी को हम लोग क्या कहते थे? हाँ, कृष्णी नदी। उसके बाद बताइए सबसे नया मंडल में जोड़ा गया मंडल कौन कौन सा? पहला और? चलिए बताइए, स्कूत कितने हैं? मंडल कितने हैं? मंडल 10। स्कूत कितने हैं? 1028। बताइए आप लोग, संकलन करता वेद व्यास और कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास, बात समझ रहे हैं? कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद। चलिए बताइए, 1400 ईसा पूर्व के किस अभिलेख में इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख किया गया है? व्यासकोट अभिलेख का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे वैदिक काल का, तो बताइए कहाँ कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हो रहा है? साहित्य से भी और पुरातत्व से। साहित्य से भी और किसने कहा था कि आर्य लोग तिब्बत से आए हैं? किसने कहा था कि आर्य लोग आर्कटिक से आए हैं? किसने कहा था कि आर्य लोग अल्पस पर्वत से आए हैं? किसने कहा था कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए हैं? आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब क्या होता है? चलिए, वैदिक सभ्यता किससे बना है? सॉरी, वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से, जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तर वैदिक काल का काल बताइए। 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद बताइएगा पूर्व वैदिक काल का बात बताइए। अब इसमें एक चीज और ध्यान सुनिएगा, वैदिक वेद जो है 4 होते हैं ना, एक ऋग्वेद, एक सामवेद, एक अथर्ववेद और एक यजुर्वेद। तो अभी आप पढ़े थे कि सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद। अब सुनो, जो 2 काल आप देखे हैं ना, एक देखे हैं पूर्व वैदिक काल और एक देखे हैं उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व से तुलना कर देना तुम किसको? ऋग्वेद को। किसको? ऋग्वेद को। बात समझ रहे हैं? क्योंकि पूर्व का मतलब हो गया पहले, तो ऋग्वेद कब? पहले, पुराना है, तो उससे तुलना करके रख देना उसको कि ऋग्वेद जो है वो किस काल में आया है? पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, और बाकी जो तीनों वेद है वो किस काल में है? उत्तर वैदिक काल में। किस काल में है? उत्तर वैदिक काल में। क्लियर है? चलिए आगे आइए, बताइएगा पूर्व वैदिक काल का अगर राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे तो नीतीश कैसा है जीवन? बताइए इसका जीवन कैसा है? राजनीतिक जीवन है क्या? पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक जीवन का अगर हम बात करते हैं तो ये लोगों का जो था ना वो कबीलाई जीवन था। कैसा था? कबीलाई जीवन। राजन समिति अधिकार, राजा के सहायता के लिए समिति, सभा, विद्वत गण यहाँ पे हुआ करते थे। समिति में आम सभा,
सभा का बात करें तो कुलीनों की संस्था, और दिद्धत की बात करें तो उपज लूट का बंटवारा। अब इसमें एक सवाल लिखा हुआ फीमेल, फीमेल का मतलब क्या है? स्त्री लोग इसमें शामिल होती थी कि नहीं होती थी? अगर हम बात करें गण, कुलीनों की सभा, कुलीनों क्या था इसमें? जैसे लीडर वगैरह होता है ना, लीडर वगैरह होता है ना, जैसे कि मान ली कोई उसका कोई नेता होगा या फिर उसका कोई बड़ा आदमी होगा, तो वो लोगों का सभा यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये लोग क्या सेनानी निहित थे? नहीं, ये लोग सेनानी निहित नहीं थे। चलिए, यहाँ पे इसमें वैदिक काल में न्याय का उल्लेख है? नहीं है। न्याय का उल्लेख है? नहीं है। अगर हम इसका सामाजिक जीवन की बात करें, सुन लीजिएगा आप लोग, सुनिएगा ध्यान से। सामाजिक जीवन की अगर बात करते हैं तो यहाँ का समाज समतावादी था। कैसा था? समतावादी था। अगर वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था, तो वो कर्म आधारित था। कर्म आधारित। वर्ण व्यवस्था का मतलब समझते हैं? वर्ण व्यवस्था का मतलब जो है जाति होता है, हाँ, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, अदर कास्ट हो गया, अदर कास्ट हो गया, अदर कास्ट हो गया, अदर कास्ट, है ना। तो वर्ण व्यवस्था जो था वो कैसे था? कर्म के आधारित, यानी कि जो जैसा काम करेगा वो वैसा वर्ण कहलाएगा। कोई मान लीजिए खेती कर रहा है, कोई चमड़ा सी रहा है, या कोई पूजा करवा रहा है, कोई पढ़ा रहा है, तो उस प्रकार से सबका वर्ण बांटा गया था। ठीक है, और यह जो है किसमें उल्लेख है? तो ये 9वें मंडल में उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? 9वें मंडल में उल्लेख है। उसके बाद 10वें मंडल में कहा गया है, 10वें मंडल में कहा गया पुरुष पुसुक्त और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन। इस सामाजिक जीवन के अंतर्गत दास प्रथा का प्रचलन उस समय में था। दास प्रथा का प्रचलन उस समय में था। परिवार, कुल सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, है ना। पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार हुआ करते थे। ठीक है, स्त्री उपनयन, संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, पूर्ण विवाह, उसके बाद नियोग प्रथा यहाँ पर थी, परंतु बाल विवाह तथा द्वैध प्रथा यहाँ पर नहीं थी। आप नाम सुने होंगे, गार्गी, मैत्रेय, कात्यायनी, है ना। यहाँ पे ये भी व्यवस्था था आपका, कौन सा, जो अभी हम लोग का व्यवस्था है, कौन सा व्यवस्था? शाकाहारी और मांसाहारी व्यवस्था यहाँ पे थी। और यहाँ पे आप लोगों का ये भी जान के अच्छा लगेगा कि जिस तरह हम लोग अभी देखते हैं ना डांस उन्स, तो उस समय भी वहाँ पे क्या था? मनोरंजन का साधन था। तो वो किससे था? नृत्य से था, और फिर पासा से था। किसे था? पासा से था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसका आर्थिक जीवन का, तो आर्थिक जीवन जो है इसका मुख्य आधार जो था आर्थिक का, वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। ठीक है, इसका आप गाय का जो यहाँ पे जो जिक्र है ना, इसमें ये बहुत ज्यादा किया गया है। कितनी बार किया गया है? इस सर्वाधिक महत्व था, जो कि जिक्र कितने बार है? 176 बार। यहाँ पे क्या चीज, क्या बोल रहे हो? यहाँ पे घोड़ा हुआ करता ना, घोड़ा, तो घोड़ा का प्रयोग होता था रथ से। अब जरा फील कीजिए, कल्पना कीजिए, हम लोग देखते हैं ना महाभारत, नहीं देखते? हम लोग देखते हैं रामायण, वो सब कौन कालखंड था? हाँ, वैदिक सभ्यता था। वो लोग वैदिक सभ्यता था। त्रेता युग और द्वापर युग में सब था। उससे पहले कौन सा युग था? सतयुग। और उससे पहले कोई युग था? कोई युग नहीं था। बात समझ? ये कहा गया है कि उससे पहले तो कहा सब क्या था? खत्म था। तो कहा जाता है कि
कृषि का महत्व की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो कृषि का महत्व कैसा था यहाँ पे? कम था। क्या था? कम था। उद्योग भी सीमित यहाँ पे था, ठीक है। बढ़ई तथा रथकार व्यापार विनिमय द्वारा केवल आंतरिक व्यापार यहाँ पे होता था। आंतरिक का मतलब क्या होता है? केवल अंदर में ही, ठीक है। मुद्रा की खोज यहाँ पे नहीं की गई थी, ठीक है। तांबे का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का अगर हम जिक्र करते हैं तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व के बाद अगर हम बात कहें, लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया था इस उत्तर वैदिक काल में। और इसका अर्थ का अगर बात करें तो राज समान धर्म। अगर राजनीतिक जीवन की अगर बात करते हैं तो राजनीतिक जीवन यहाँ पे आपका क्या था? जन का आकार यहाँ पे क्या हुआ था? बड़ा हो गया था। पहले सीमित था, फिर क्या हो गया? बड़ा हो गया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि राजा का महत्व, शक्ति में वृद्धि हो गई थी, पद वंशानुगत हो गया था। वंशानुगत का मतलब क्या होता है? वंशानुगत, वंश नहीं। जैसे अभी हम लोगों का नेता लोग नहीं कहता है कि लालू यादव का कोई और, उसका कोई और। तो अगर फिर यहाँ पे बात करेंगे कि कर व्यवस्था का यहाँ पे विस्तार हुआ था। अब स्वेच्छा से कर की जगह नियमित कर की शुरुआत की गई थी। पहले जो व्यवस्था था वो क्या था? स्वेच्छा से कर का। लेकिन उसके बाद जो व्यवस्था चालू हुआ उत्तर वैदिक काल में, वह नियमित, है ना। तो याद रखिएगा, ये सब चीज जो हम लोग अभी देखते हैं, टैक्स वैक्स फलना, सारा कुछ पहले से आता हुआ आ रहा है, समझे? सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सेना और न्याय अभी पूर्णतः अस्थायी नहीं हो पाया था, पूर्णतः स्थायी नहीं था, ठीक है। सामाजिक जीवन यहाँ अगर बात करें तो कैसा था? परिवार, ग्राम, वश, फिर जन, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में पहले क्या होता था? पहले वर्ण व्यवस्था कैसा था? किस कर्म पे? कर्म पे आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो इसका वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म के आधार पर हो गया, जन्म के आधार पर। यानी कि जिस कुल में जो जन्म लेगा वही कहलाएगा। बात समझ में आया? जिस कुल में जो जन्म ले रहा वह वही कहलाने वाला है। ये उत्तर वैदिक काल के समय में हो गया था। अब क्या हुआ कि इस काल में 4 वर्ग बांटा गया। क्या वर्ग? 4 वर्ग। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, आश्रम व्यवस्था की इस समय में शुरुआत की गई थी। आश्रम व्यवस्था क्या होता है? जिस तरह हम लोग अभी अपना जिंदगी जी रहे हैं ना, मतलब हम लोग का जिंदगी जी रहा है, चलो, तो आप लोग नाम सुनोगे ब्रह्मचर्य जीवन, सुने? ब्रह्मचर्य जीवन कब से कब तक? हाँ, जो बच्चा जन्म लिया उसके बाद 25 साल तक वो होता है ब्रह्मचर्य जीवन। उसके बाद 25 साल से लेकर 50 साल तक होता है गृहस्थ जीवन। कौन जीवन? गृहस्थ जीवन। उसके बाद 50 से लेकर 75 साल तक जो जीवन होता है नहीं, वानप्रस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन। और उसके बाद 75 से 100 साल जो होता है वो सन्यासी जीवन होता है। बात समझे? इसीलिए कहा जाता है 75 साल के बाद आप लोग कहाँ चले जाइए, डायरेक्ट एकदम, रुकने का कहीं जरूरत ही नहीं है। कहीं अगर रुक रहे हैं, समझ रहे बात को? चलिए, तो आगे हम लोग देख रहे थे क्या कि आश्रम व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में की गई थी, जिसके अंतर्गत 4 व्यवस्था रखा गया था। पहला था ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य कब से कब तक था? 0 से, बोलो, बोलती क्या नहीं, बोलो। चलो, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद गृहस्थ आपको 25 से लेकर 50 साल तक।
फिर उसके बाद कौन था? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जो है वो 50 से लेकर 75, और उसके बाद जो अंतिम साल काल होता है वो कौन था? सन्यासी काल। वो कब से कब तक है? 75 से 100। बात समझ रहे? गृहस्थ आश्रम को इस समय में, इस काल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। श्रेष्ठ मान गृहस्थ आश्रम, ठीक है। और कहा जाता है कि स्त्री की स्थिति जो थी उसमें गिरावट आई थी, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी। सीमित और विदत में भागीदारी नहीं है। पर्दा प्रथा की शुरुआत इसी काल से हुआ था, ठीक है। पर्दा प्रथा की शुरुआत सबसे पहले उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हुआ है। अब अगर बात करेंगे कि यहाँ पे दास, भोजन, मनोरंजन, विवाह, और इसमें अगर हम विवाह की बात करें तो विवाह जो है अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का मतलब क्या होता था? हाँ, अनुलोम का मतलब होता है जिसमें लड़की निम्न कोटि की होती थी और लड़के उच्च कोटि के होते थे। और प्रतिलोम का मतलब, हाँ, लड़की यहाँ पे उच्च कोटि की होती थी और लड़का निम्न कोटि का होता था। अब अगर हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन का, तो यहाँ का आर्थिक जीवन आपका कैसा था? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रमुख व्यवस्था जो था, वो व्यवसाय जो था वो कृषि का था। किसका था? कृषि का। उत्तर वैदिक काल में, नीतीश ध्यान दो, लोहा की खोज की गई थी। किसका खोज किया गया था? लोहा की खोज की गई थी, ठीक है। किस संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन है? बताइए, बोलिए। काठक संहिता में जो है 24 बैलों का हल का उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद यहाँ का दूसरा प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। दूसरा प्रमुख व्यवसाय यहाँ पे पशुपालन था, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या उद्योग और व्यापार का विकास हुआ? बोलिए। हाँ, हुआ। क्या विदेशी व्यापार का यहाँ पे प्रमाण मिलता है? हाँ, इस काल में विदेशी व्यापार का भी प्रमाण मिलता है, पर यहाँ भी सिक्कों का चलन नहीं था। सिक्कों का चलन उत्तर वैदिक काल में नहीं था। इस काल में अधिक प्रगति से नागरिकता प्रारंभ हुई थी। अब अगर यहाँ का धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो धार्मिक जीवन में यहाँ पे अगर यज्ञ का जिक्र हो रहा है तो कर्म कांड का महत्व यहाँ पे क्या हुआ था? बढ़ गया था, ठीक है। यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का एक दौर था, ठीक है। प्रमुख देवता यहाँ पे प्रजापति सृजन के देवता जिसे कहा जाता है। विष्णु यहाँ पे पोषण एवं रक्षक देवता थे। विष्णु पोषण एवं रक्षक देवता थे। रुद्र पशुओं के देवता थे। और वरुण जल के देवता, ठीक है। यहाँ पे कुछ यज्ञ भी करवाए गए थे इस काल में, और ये किस लिए करवाए गए थे तो वो आपको प्रश्न में उत्तर देना है। अगर हम बात करें आपसे, राजसूय यज्ञ किसके हेतु? प्रतिष्ठान के हेतु राजसूय यज्ञ करवाए जाते थे। अगर हम बात करेंगे वाजपेयी यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन कि हम पावरफुल है, शक्ति प्रदर्शन के लिए यहाँ पे वाजपेयी यज्ञ करवाया जाता था। और एक यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ। राज्य विस्तार। अश्वमेध यज्ञ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ को थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए। अगर आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे कि ये होता क्या था तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे रामायण, और रामायण में आप देखे होंगे
कि राम जी एक यज्ञ करवाते हैं, अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाते हैं, उसमें एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता है। अब घोड़ा जो है जहां तक जाएगा, जहां तक वो जाएगा, अगर कोई रोका तो उसको युद्ध लड़ना पड़ेगा, उसको युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो वो होता है राज्य विस्तार, राज्य विस्तार। और सोचिए क्या टेक्निक था। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो घोड़ा कहीं खेते खेते कहीं पार हो गया तो राजा बोला कि नहीं मेरा जमीन वहां तक। थोड़ा सा ऐसी मजाकिया बात बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। घोड़ा कोई देखा, खबर किया, रुकाया, रुकाने का मतलब युद्ध। उसी तरह राम जी के साथ में युद्ध हुआ था, किसका? लव और कुश को घोड़ा पसंद आ गया था, पसंद नहीं आया था, रोक लिए थे। क्यों रोके थे? हाँ रोक लिए थे, मतलब उनका गुरु से पूछा गया था कि इसका क्या मतलब होता है, तो वो बताएं ऐसे ऐसे होता है। पूछा किसका है, तो बोला राजा राम का है। राजा राम का घोड़ा है, रोकिए इनको। हनुमान जी भी आए थे लड़ने, नहीं? लक्ष्मण भी आए थे, पानी पिला दिए सबको। हाँ लव कुछ सबको पानी पिला देते बाबू, नानी याद दिला दिया था। हनुमान जी को पता चल गया था हाँ कि भैया ये लव कुश है और ये स्वयं तो भगवान के पुत्र हैं। तो अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो राज्य विस्तार के लिए होता था। किसके लिए? राज्य विस्तार के लिए। चलिए अगर हम बात करेंगे कि यज्ञ में कर्म कांड एवं बलि की प्रधानता थी, तो आप क्या बोलिएगा? लेकिन कहाँ इनका इसका निंदा है? उपनिषदों में। उपनिषदों में क्या इसका निंदा है? ऋषि के बेटे का नाम निमि। कौन? निमि। अर्थवेद में कुल कितने मंत्र हैं? कितना? 6000। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? याद रखिएगा 1875। ये से याद रखिएगा 1875। चलिए अब यहाँ पे कुछ ऐसे नदियां भी थी जिसको आप अभी जो है विगत नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम सुनिए क्या क्या है। देखिए प्राचीन में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था वितस्ता। क्या नाम था? वितस्ता। उसको अभी वर्तमान में कहते हैं झेलम नदी। कौन नदी? झेलम नदी। एक आप पुराना नाम था, एक आपका नाम था पुरुषनी नदी। कौन नदी? पुरुषनी नदी। और उसे वर्तमान में कहते हैं रावी नदी। कौन सा नदी? रावी नदी। उसके बाद एक और नाम था जिसका अस्कनी, अस्कनी नदी, जिसको अभी वर्तमान में कहते हैं चिनाब नदी। कहाँ? चिनाब नदी। उसके बाद था शत्रुदी, शत्रुदी नदी, जिससे अभी वर्तमान में कहते हैं सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी। उसके बाद था सदानीरा, सदानीरा, उसको अभी वर्तमान में कहते हैं गंडक। कौन नदी? गंडक। उसके बाद एक नदी का नाम था कुम्भा, कुम्भा नदी, उसे कहते हैं काबुल, काबुल का नदी। और उसके बाद एक नदी था विपाशा, विपाशा का नदी को कहते हैं हम लोग का व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। और एक नदी था सरस्वती, जिसको कहते हैं घग्घर, घग्घर। तो जरा आप लोग एक बात बता दीजिए कि झेलम नदी कहाँ पे बहती है? झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, सतलज 2-3 राज्य से होके गुजरती है। गंडक, गंडक नेपाल से होते हुए बिहार, बिहार में गंडक नदी। काबुल में तो अफगानिस्तान। ब्यास नदी, ब्यास नदी भी वही पंजाब हिमाचल प्रदेश 2-3 राज्य से होकर ये गुजरती है। घग्घर नदी, सिर्फ हमको ऐसे हिंट करा दीजिए कि इस राज्य में ये बहती। घग्घर कहाँ बहती है? पंजाब, राजस्थान।
घग्गर नदी भी 2-3 राज्य से होकर बहती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, ठीक है। इसको आप लोग याद कीजिएगा। इसका हम जो है आज शाम को टेस्ट लेंगे 3 बजे, समझ गए। उसके बाद जाएंगे हम लोग महाजनपद की ओर। इसमें सिंधु सभ्यता। पहले तो हम लोग को पढ़ना चाहिए था सिंधु सभ्यता, गलती हो गया। उसके बाद जाने से वैदिक सभ्यता, फिर जानते हैं महाजनपद। अब हमको एक बात बता दीजिए आप लोग, इतिहास का आखिरी चैप्टर में हम कौन सा रुके हुए थे, आपको पढ़ा रहे थे अभी जो हम बीच में स्टार्ट किए थे, 1857 महात्मा गांधी, यही ना। चलिए, तो ये आपका हो गया। जो भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।